अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हंगामा के साथ नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम रबी निसार है, मेरे साथ हैं ज़हीर कानू साहब। और भाईजान वो हो गया है जिसकी 25 करोड़ अवाम दुआएं मांग रही थी। ठीक है, इंग्लैंड ने हरा दिया न्यूजीलैंड को, वो टीम जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया था कि ये टीम जो है सुपर 8 से बाहर हो जाएगी, ये न्यूजीलैंड से हार के निकल जाएगी, पाकिस्तान से हार के निकल जाएगी, तो आगे सेमीफाइनल्स में नहीं जाएगी। सब जितने क्रिकेट पंडित थे, इंग्लैंड को कोई नहीं लिख रहा था कि यार इंग्लैंड भी आगे जाएगा सेमीफाइनल में। उसने अपने तीनों मैचेस ही जीत लिए। पहला श्रीलंका से जीत लिया, दूसरा पाकिस्तान से जीत लिया, तीसरा आज न्यूजीलैंड से भी जीत लिया, जो सबसे इस ग्रुप की फेवरेट टीम थी उसको आज इंग्लैंड ने हरा दिया है। और बड़ा ही कमाल मैच हुआ है आज, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के। आगे पाकिस्तान के क्या सिनेरियोज बनते हैं क्या नहीं, लेकिन आज जो मैच किया इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ, वो दिखाया है भाई कि दे ऑन दिस गेम। ठीक है, उनके अंदर क्रिकेट है, क्रिकेट खत्म नहीं होगी इंग्लिश टीम से। वो डाउन एंड आउट थे ग्रुप स्टेजेस में, सुपर 8 में आए, फेवरेट नहीं थे, हर किसी ने राइट ऑफ कर दिया था। लेकिन जिस तरह से खेले हैं पाकिस्तान को, जिस तरह से हैरी ब्रूक ने सिंगल हैंडेडली जितवा दिया, श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरह से उनको वन साइडेड हरा दिया उन्होंने, 147 करके 111 112 पे श्रीलंका को उड़ा दिया उन्होंने। और उसके बाद आज न्यूजीलैंड जो फेवरेट तरीन टीम थी उसको हरा दिया है। अब सारी बातें अगर मगर, पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव इन द टूर्नामेंट। अभी भी कुदरत का निजाम चल गया है, जो पाकिस्तानियों की सबकी उम्मीदें होती है अभी तक इंटैक्ट हैं। जो ज़हीर भाई कल हमें कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है रहेगा, वो कह रहे थे आज का मैच इंग्लैंड जीत सकता है। मैं और अली खान साहब कह रहे थे कि नहीं जी, नहीं, न्यूजीलैंड नहीं हारेगी। तो ज़हीर भाई आपकी प्रेडिक्शन सच हो गई है? देखें, वो मेरे एक तो दिल की आवाज़ थी। हाँ जी, बीइंग पाकिस्तानी में चाह रहा था कि कोई ना कोई पाकिस्तान के लिए चांस निकले, कोई उम्मीद बाकी रहे जिसपे हम आगे जाके ग्रुप 4 में जाके कुछ कर दिखाएं, जो अभी तक हम वर्ल्ड कप में नहीं दिखा सके। लेकिन आज का जो मैच पर्टिकुलर हुआ है उसमें तो कोई 10 दफ़ा मैच ऊपर नीचे हुआ है। सही बात है। आज तो न्यूजीलैंड भी वो टीम नज़र नहीं आई, हाँ जी, जो वो पूरे वर्ल्ड कप में खेलती रही है। हाँ जी, और जीतने के बावजूद इंग्लैंड भी वो टीम नज़र नहीं आई जो हम समझते हैं कि ग्रुप 4 वाली टीम है। हाँ, इंग्लैंड भी टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया। हाँ जी, उनका बटलर पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम हो गया। उनकी जो उन्होंने अगर ओपनर पार्टनरशिप 66 पे चली गई, हाँ, और अगर उनके वो विकेट ना गिरती तो मैं देख रहा था ये 200-220 रन स्कोर जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसको उनके स्पिनर ने 160 पे जैसे उनको कंटेन कर दिया, और आखिरी 4 ओवर जैसे उन्होंने कराए हैं, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। सही बात। लेकिन न्यूजीलैंड लगी ही नहीं है। हाँ, उनकी टेल, उनका जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उनका जैसे उनको स्टार्ट मिला था, आगे उन्होंने 66 का रन का उनको स्टार्ट मिला, लेकिन आगे बिल्कुल ही वो ऐसे गिरे हैं जैसे वो उनको लग ही नहीं रहा था कि ये उनका सर्वाइवल मैच है। सही बात है। ये मैच जीतेंगे या अच्छे तरीके से जीतेंगे तो वो आगे जाएंगे, लेकिन वो उस तरीके से नजर नहीं आए। सही बात है। बहुत अच्छा मैच था, आखिरी बॉल तक मैच हुआ, और एंड पे रेहान अहमद को सलाम पेश करता हूँ। सही बात है। जिसने पाकिस्तानियों के लिए जो उम्मीद है वो बाकी रखी, बहुत अच्छा खेला। साइमन कुरन वो बहुत अच्छा खेला, क्या नाम है उसका? सैम करन बहुत अच्छा खेला, जिससे इंग्लैंड आज वो जैक्स तो बिल्कुल वो तो बहुत एक पूरा ऑलराउंडर निकला उनका। उनकी बॉलिंग उसकी बहुत अच्छी थी, और बैटिंग में वो उसने समझ लें कि न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही आउट कर दिया। हाँ, वो इंग्लैंड लेके गया, बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो जो ज़हीर भाई बात कर रहे हैं, वो रेहान अहमद डेब्यूटेंट आया, और जिस तरह से उसने आके ग्लेन फिलिप्स को लंबे छक्के दिए हैं, मतलब तारे प्रॉपर लंबे छक्के। बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स के इस तरह के छक्के नहीं होते, हमारे बैट्समैनों के भी नहीं इस तरह के छक्के होते, जिस तरह के उनके नीचे से आके डेब्यूटेंट। उसने आखिरी ओवर्स बड़े अच्छे खेले। हाँ हाँ, बड़े अच्छे ओवर डेप्थ में उसने जैसे बॉलिंग की है, और जो वो अदनान रशीद ने की है, आदिल रशीद ने, वो बहुत आला। सही बात। उन्होंने बिल्कुल न्यूजीलैंड को हिलने नहीं दिया। जो स्कोर 200-220 तक नजर आ रहा था, वो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जनाब ये तो 160 बच्चों वाला स्कोर था। सही बात है। वो जिस तरह से उन्होंने कंटेन किया एंड में, वो स्पिनर्स ने आके आखिर में, वरना डेथ में स्कोर होता है, और बड़ा जबरदस्त किस्म का कंटेन किया इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने भाईजान टेबल फिनिश किया है टॉप पे, ये वाला। अब इनका मैच पड़ेगा उधर सब साउथ अफ्रीका और इंडिया। अब वो मेरा ख्याल है इंडिया शायद सेकंड पे ख़त्म करे, क्योंकि सॉरी साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज और उसके साथ, क्योंकि इंडिया सेकंड पे खत्म ही करेगा अगर वेस्ट इंडीज से जीत भी जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज और इंडिया वाला मैच भी बड़ा खतरनाक होने वाला है। अच्छा जी, आपको लग रहा है? वेस्ट इंडीज जिस तरीके से वो वैशी होके खेल रहे हैं, वो अगर 8-10 ओवर कोई एक बंदा खड़ा हो गया उनका, जिस तरह वो कुल्हाड़ा चलाते हैं, तो
इंडिया से मैच संभाला नहीं जाना। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ज़हीर भाई की बात माननी पड़ेगी। कल यहाँ बैठ के इन्होंने कहा था कि जी इनको लग रहा है इंग्लैंड जीतेगा, तो आज इंग्लैंड ने आउट ऑफ द वे आके पूरा मैच ही पलट दिया है। 2-3 दफ़ा पेंडुलम की तरह कभी मैच इधर गया, कभी मैच इधर गया, कभी न्यूजीलैंड के हक में, कभी इंग्लैंड के हक में। लेकिन बात वही है कि एट द एंड विनर निकला है इंग्लैंड, और इंग्लैंड का अब उधर से सेमीफाइनल होगा। अगर इंडिया जीत जाती है तो इंडिया के साथ, अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है तो वेस्ट इंडीज़ के साथ, और यहाँ से न्यूजीलैंड या पाकिस्तान जोन सी भी टीम जाएगी, इसका सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका के साथ। तो अभी तक जो नंबर्स आ रहे थे, वो रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो ये था कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अगर पाकिस्तान ने चेज़ करना है तो तकरीबन जो है 60 से 70 के दरमियान स्कोर से जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ने जीतना है, अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान ने 60 से 67 रन से जीतना है, और अगर चेज करता है तो तकरीबन 12 से 13 ओवर तक। सादा लफ्जों में पाकिस्तान को कल 200 प्लस रन करने पड़ेंगे। हाँ जी, 200 प्लस रन करने के बाद फिर उनको 130 140 पे ऑल आउट करना पड़ेगा। हाँ जी। और जो है अब इनका न्यूजीलैंड का जो रन रेट था वो 3 पॉइंट समथिंग से अब 1.3 आ गया। 1.3 और पाकिस्तान है इस वक्त है -0.4। -0.4 वही जी कैलकुलेशन ये इसी तरह से बनेगी। अभी कुछ देर में आ भी जाएगा, हम आपको बता भी देंगे कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है कि पाकिस्तान ने कितने स्कोर से जीतना है। लेकिन वो 60 से 70 के दरमियान तो बनेगा स्कोर जो पाकिस्तान। और अगर हम चेज करते हैं और फर्ज करें कि श्रीलंका आपको 150 या 160 बहुत अच्छी बॉलिंग करे तो 160 का टारगेट दे, तो आपको 15, सवा 15, साढ़े 15 ओवर में वो चेज करना। वैसे मुझे लगता है ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है निकलेगा कुछ 12 से 13 के दरमियान शायद निकले, ये अल्लाह करे निकले। लेकिन ये जो 4 विकेटों से जीता है इससे थोड़ा सा उनका रन रेट कम हुआ है, और 3 बॉलें स्पेयर हुई हैं। जैसे 160 था, लगता था कि ये 16 ओवर में फिनिश कर देंगे, 17 ओवर में कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल किया है टास्क हमारे लिए। लेकिन पहला मरहला था जीतना इंग्लैंड का, वो जीत गए हैं। दूसरा टास्क था कि रन रेट वो अपना बेहतर करते, न्यूजीलैंड का डाउन होता, वो थोड़ा सा मार्जिन कम रहा है। इस हार के बाद भी न्यूजीलैंड +1 में है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका इतनी टीम नहीं है ऐसी कि वो आप उसको 15 ओवरों में ऑल आउट ना कर सकें। सही बात है। अब कल ज़हीर भाई सबसे बड़ी बात है कि कल है पाकिस्तान का मैच। यस, एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों को उम्मीद टीम से। हम लोग ना फैंस ऐसे ही हैं क्रिकेट के, हम जितना मर्जी बुरा बोल ले, जितना मर्जी हेट निकाल लें, जितना मर्जी जो है ना अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर लें, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब मैच डे होता है हम फिर रीलोड होके वापस आ जाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, और फिर हमारी उम्मीदें लग जाती हैं हमारी टीम के साथ। तो दुख भी होता है क्योंकि प्यार है ना यार, इस क्रिकेट के साथ हमें प्यार है, इस टीम के साथ प्यार है, मतलब हमें अपने मुल्क से प्यार है, तो हम लोग सारी उम्मीदें लेके दोबारा वापस मैच देखने बैठ जाते हैं। अब ज़हीर भाई कल पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ आपको क्या लगता है, सबसे क्या जो चेंजेस हैं वो क्या करने चाहिए कल? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको हार्ड हिटर डालने पड़ेंगे। फ़हीम अशरफ को डालना पड़ेगा एंडो के लिए, टेल आपको लंबी करनी पड़ेगी। आपको जो है अबरार मैं नहीं देख रहा, नवाज वो शादाब ही खेलेगा क्योंकि आप बैट्समैन कम नहीं कर सकते। टॉप ऑर्डर में आपको मैं चेंजेस तो नहीं कह सकता कि निकाल दें, लेकिन उसमें ऊपर नीचे करने पड़ेंगे आपको। साइम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको नीचे करना पड़ेगा। फ़खर आपका अगर दायरे में अच्छा चल जाए तो ऊपर कर ले, फ़खर या बाबर को। फ़खर आपका ओपन है, बाबर भी ओपनर है, दोनों का T20 में अच्छा एक्सपीरियंस है नए बॉल का, वो दोनों अच्छे खेल सकते हैं। दोनों मैं कहूँ कि फ़खर आउट फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है, फ़खर फॉर्म में है। फ़खर ने पिछले मैच में छक्के लगाए हैं 2-3। वो अब जो उसकी पोजीशन ऐसी होती है 5वें 6ठे नंबर पे जाके कि उसे स्लॉग करना ही पड़ता है, तो जिसमें होता है कि वो आप आउट हो जाएंगे। लेकिन फ़खर फॉर्म में है, फ़खर को आप साहबजादा के साथ ऊपर भेज दें और 6 ओवर में उनको लाइसेंस दे दें कि आप अपना किल कर दें, इनको जितना मार सकते हैं मार लें। अगर वो दोनों में से एक भी चल गया 6 ओवर में तो ये अच्छा स्टार्ट, 6 ओवरों में 80 रन का देना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही है। तो आपको क्या लगता है फिर साइम अयूब को नीचे कौन से नंबर पे लाना चाहिए या टीम से निकालना चाहिए? साइम अयूब को आपका प्लस पॉइंट है कि वो एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करवाता है, एक आध विकेट निकाल लेता है, फील्डर भी अच्छा है, तो उसे आप निकालें ना। निकालेंगे तो आपको फिर वो लड़का खिलाना पड़ेगा। उस्मान की जगह पे अगर वो आप कीपर ले लें, ख्वाजा नाफे ले लें, तो आपका जो ये साइम अयूब है ये 1 डाउन पे चला जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है।
ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि बॉलिंग में आपको क्या लगता है, बॉलिंग हमें क्या, शाहीन के साथ जाएंगे, साथ सलमान मिर्जा जाएंगे, और सलमान मिर्जा तो ज़हीर भाई उसने लास्ट मैच में तो बड़ा ही गंदा कर गया गया है, लेकिन उसका जो ऑफ कटर है और जो उसका आउटस्विंग है और जो उसकी स्लो डिलीवरी है वो खेलनी मुश्किल है। तो पैडों पे भी तो इतनी बॉलें की हैं उसने, इतने छक्के खाए, इतना स्कोर रन दिया, लेग साइड पे बॉलें करता रहा, तो नसीम को चांस नहीं देना चाहिए। उसका हल यही है कि उसको एंड के ओवर में बॉलिंग ना दे, उसको पहले ओवरों में, ऊपर वाले ओवर में करवाएं उससे, या दरमियान में उससे ओवर करवा लें, नीचे ओवर उससे ना दे। तो फिर एंड में किसके, फ़हीम अशरफ और शाहीन अफरीदी। फ़हीम, अच्छा आप कह रहे हैं कि डेथ ओवर में फ़हीम अशरफ आ जाए, फ़हीम अशरफ और साथ शाहीन के 2 ओवर आ जाए, ठीक है हो गया। और शादाब और नवाज को आप कहते हैं कि दोनों को टीम में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बैट्समैन कोई नहीं है बाहर, आपने अगर अपना ऑलराउंडर लेके ये गई है तो फिर यही खिलाने। अबरार भी बाहर बैठा रहे, अबरार को बैठाना ही पड़ेगा। अगर आप अबरार को इन करते हैं तो आपकी टेल छोटी हो जाएगी, आपको स्कोर चाहिए, आपको रन चाहिए। 20 ओवर में पिछले मैच में हुआ ये है कि आपने 16 ओवर्स में अच्छा स्कोर किया, आखिरी 4 ओवर में आपके पास स्कोर करने वाला बंदा ही कोई नहीं था। तो इशू ये है कि आपको बैट्समैन चाहिए। शादाब को अगर आप 4 ओवर में एज ए बैट्समैन रखें, 2 ओवर करवाएं उसे, 2 ओवर साइम से करवाएं, तो कोई मजाका नहीं। तो फिर ज़हीर भाई, लेकिन वो अब शादाब अगर है वो चले, वो जो 20-25 शादाब हिटिंग कर लेता है, लेकिन वो फिर बॉलिंग भी तो उतनी गंदी कर रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको 2 ओवर से ज़्यादा ना दे। 1 ओवर 2 ओवर अच्छे करवाता है तो तीसरा दे। अगर 2 ओवर में उसको स्कोर जो है वो 10 के एवरेज से लग जाता है तो जरूरत नहीं है उसे देने की। कैप्टन तो साइम से पूरे नहीं कराता कभी। नहीं, साइम से ना पूरे करवाएं, 2 ओवर दे दे साइम के, 2 शादाब के कर दे, 2 साइम के कर दे, 4 ओवर का कोटा उसका। अच्छा चलें, आप ऐसे कह रहे हैं कि जी साइम और उसको स्प्लिट कर दें और साइम का दायरे में ओवर निकाल दें, वो आपको विकेट दिला देता है। स्टार्ट में वो स्टार्ट आगे अच्छा करता है, वो स्टार्ट से 1 आध ओवर की बात हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि सलमान जो है वो बैड ऑप्शन है, वो भी अच्छा बॉलर है। वो सलमान खुद तो आते ही नहीं। सलमान तारिक 4 ओवर करवाए, उस्मान तारिक के 4 हो गए, शाहीन के 4 हो गए, सलमान मिर्जा के 4 हो गए, सलमान के मैं 3 और उसके फ़हीम के 3 देख रहा हूँ। अच्छा 6 ओवर और बाकी 14 ओवर हो गए। नवाज है आपके पास, और नवाज के 4 करवाए, 4 करा ले, नवाज अच्छा 18 हो गए, और 1-2 ओवर शादाब का करवा दे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि फिर यानी कि 2 साइम के भी तो रहते हैं ना। साइम वो आपका वो ऑप्शनल है ना, जहाँ पे आपको पड़ रहा है कि एक बॉलर को पड़ गई है हिट तो आप साइम को दे दें ओवर। तो फिर अगर शाहीन को भी आप 4 ना करवाएं, 3 करवाएं, वो भी कुछ 4 ओवर्स वाला बॉलर नहीं है, 2 ओवर 3 ओवर अच्छे निकाल दे तो जरूरत ही नहीं है उसको भी। ठीक है, तो अब ये तो सिनेरियो चलें, आपने एक बता दिया। अब दूसरी बात ये है कि जो जिसने ये चलाना है सारा कुछ ग्राउंड में, वो उस बंदे की आज एक रात में कोई ट्रेनिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान आगा के कैरियर का सबसे अहम मैच है ये। कल का मैच फैसला करेगा कि उसने कप्तान रहना है, उसने टीम में रहना है। वो एक बात तो है, कप्तान नहीं है तो टीम में जगह नहीं है उसकी। हमारे यहाँ जिसकी जगह नहीं बनती उसको कप्तान बना के रखते हैं टीम। सही बात है। तो वो अगर कल का मैच वो जितवा गया और वो लड़ गया और वो निकाल लाया, सुपर 4 में अपनी टीम को ले आया, तो सलमान आगा जो है आपको कप्तान रहेगा अगले 4 साल भी, वही कप्तान रहेगा। और उसके ऊपर जिस तरह कौम ने और जिस तरह बोर्ड ने और जिस तरह खिलाड़ियों ने फिर उसके ऊपर अपना एतमाद का इजहार कर देना है वो क्योंकि यहाँ से गिरी हुई टीम को अगर वो सुपर 4 में ले गया तो इससे बड़ा क्रेडिट उसका कोई नहीं है। लेकिन कल उसके पास चांस कोई नहीं है, फिर डू और डाई है। डू और डाई तो है, लेकिन अब कल अगर ज़हीर भाई से कल पाकिस्तान की टीम अच्छा कर ही जाती है, सेमीफाइनल में बाहर हो जाती है, तो फिर सलमान अली आगा के गुनाह धुल तो नहीं ना जाएंगे कोई? अगर वो तो हमने देख लिया ना कि सलमान अली आगा का देखें सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान चला जाता है तो आपके मध्य मुकाबल क्या है? साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है। हाँ जी, आप हार जाएं दुख नहीं होगा, बड़ी टीम से आ रहे हैं। दूसरी टीम जो है आपकी इंग्लैंड है। इंग्लैंड आपके मैच की टीम है, बराबर की टीम है। मैं उसको ना बुरा समझता हूँ ना अच्छा, 50-50। आप उससे सेमीफाइनल अगर उससे आ जाए आप जीत सकते हैं, उससे नहीं आना, वो हमारे ग्रुप की है, हमारे ग्रुप में ना। अगर उससे फाइनल आ गया तो आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज और इंडिया। नहीं, वो आना ही सिर्फ ज़हीर भाई हमारे यहाँ सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ ही आना ना। साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल हार भी पहले नंबर पे ही आएगी ना, उसका इतना दुख, ये बात बस वो उसका, क्योंकि उसने तो टेबल ऊपर टॉप पे खत्म कर दिया, तो वो पहले पे आएगी। अब इंग्लैंड का पड़ेगा इंडिया से, वो उधर से इंडिया दूसरे पे फिनिश करेगी अगर इंडिया आती है दूसरे पे। और इंडिया को अगर टीम हरा सकती है ना, हाँ जी, तो वो वेस्ट इंडीज जो इस वक्त खेल रही है तो वो ही हरा सकती है। तो इंग्लैंड के पास की तो नहीं है सेमीफाइनल। इंग्लैंड से तो वो वजनी है, इंग्लैंड से भारी है। इंग्लैंड को तो वो उसको शायद हलवा समझ लेंगे जो इसकी परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की। तो जो दूसरी बात ये कि अगर फाइनल जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया का ही हो गया तो 2024 में भी हुआ था, वो पूरा मैच बना लिया था, पूरा मैच उसने क्लासन ने बना लिया था, डेविड मिलर ने बना लिया था। साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता है, वो आखिर में आकर चूक जाते हैं।
लेकिन इस वक्त इस टूर्नामेंट में या इस वक्त कोई टीम अगर इंडिया को हराने वाली है और जो फॉर्म उसकी चल रही है मार्करम की और ऊपर उनके टॉप ऑर्डर की, वो साउथ अफ्रीका ही इंडिया को हरा सकती है। हाँ भाई, ये तो वो तो ज़हीर भाई ये सारी फॉर्म तो पिछली दफा भी चल रही थी। क्लासन ने मैं कहता नहीं तो अभी साउथ वर्ल्ड कप में कितना इंडिया को किसने हराया मैच? वो तो अभी तो हरा दिया उसने, तो वो ही हरा सकती है, हरा भी यही सकती है। तो साउथ अफ्रीका तो फिर वो सेमीफाइनल फाइनल में ही तो चौक करती है, ये भी तो मसला है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हरा भी यही सकती है, हरा भी यही सकती है, हरा पोटेंशियल उसी में है। और वो अपनी उसकी वो अल्लाह ताला करे कि उनका इस दफा वो लक बदल जाए। और ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया ना, वरना ऑस्ट्रेलिया से जरा इंडिया वाले भी डरते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका ही 2 टीमें ऐसी थी जो उनको लिए टफ टाइम दे सकती थी। बाकी इंडिया जो है इस वक्त जो उनकी टीम है वो मुश्किल है किसी और टीम के लिए। चले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डालते हैं, ऐसे ही हवाई सी बात है, वैसे इसका कोई तुक सर पर है कोई नहीं लेकिन मिसाल ले लें सिर्फ कि पाकिस्तान इंडिया का किसी तरह एम ही फाइनल हो जाता है, चांसेस हैं किसके? पाकिस्तान इंडिया। अच्छा जी मैं फिर कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका जो है वो जैसे वो चूक जाती है सेमीफाइनल में चूक सकती है, सही बात है, तो वो हमारे लिए फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम सेमीफाइनल में चले गए ना तो फिर आपको ये टीम डिफरेंट ही नजर आएगी। एक फतह जो उनको उठाने के लिए एक फतह चाहिए, एक फतह तो चाहिए। लेकिन कल ज़हीर भाई मैच बहुत बड़ा है ना, अब कल के हम लोगों के प्लान्स जितना भी बड़ा है आप देखना श्रीलंका ने किया क्या हुआ है, 147 के टारगेट पे 95 पे ऑल आउट हुई है। हाँ जी, हुई है ना, हुई है। पिछले मैच में जिसका श्रीलंका बड़े बुरे तरीके से हारा है, लेकिन वही टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो टीम अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन उसमें इसका मतलब है पोटेंशियल वो वाला नहीं है जो श्रीलंका में जो हम देखते हैं। एक आध प्लेयर है उनका, निशांका है, कुशल मेंडिस है, बस 2 प्लेयर है उनके। और वो भी T20 में आप किसी वक्त भी विकेट गिर सकती है। लेकिन वो ज़हीर भाई वो तीक्ष्णा भी है, चमीरा भी है, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। हमारे बैट्समैन भी तो कोई खास फॉर्म में नहीं, एक साहिब ज़्यादा ही है बेचारा जो कल ही स्कोर करी जा रहा है। नहीं कल आपको नजर आएंगे, कल आपको वो जो है एक हमारे साबिक कप्तान कह रहे थे कि T20 में एक आध स्कोर करता है और एक आध कोई करना चाहिए, सारे कर ही नहीं सकते। टॉप ऑर्डर कर देगा तो मिडिल ऑर्डर पे जगह नहीं बचेगी। सही बात है, टॉप ऑर्डर ने करना है तो मिडिल ऑर्डर आउट होगा तो टॉप मिडिल ऑर्डर करेगी। सही बात, सारे कर ही नहीं सकते, एक आध ने स्कोर करना है। अगर आपका एक ओपनर चल गया और एक मिडिल ऑर्डर से चल गया तो काफ़ी है। चाहिए होना यह है कि आप प्रेशर कितना लेते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं लेते ना तो स्कोर, तो जब आपके प्रेशर नहीं है तो आप तो हर बॉल पे बाउंड्री लगाएंगे। हाँ जी, आप कोशिश करेंगे, जब आपके पास विकेटें पड़ी हैं पीछे, अगर 6 ओवर में आपकी विकेट नहीं गिरी तो आप 14 ओवर में विकेटें क्या संभाल के क्या करना है? आप डू और डाई समझ के खेलेंगे, आप हर बॉल पे बाउंड्री लगाएंगे। जिस तरह उन्होंने 254 मारा है कल इंडिया ने, उनके पास विकेटें थी, उन्होंने स्कोर मारा है और आखिरी 10 ओवर उन्होंने कोई बॉल ऐसा है नहीं कि रोकने की कोशिश की। हर बॉल पे वो छक्के के लिए गए, हर बॉल के लिए बाउंड्री पे गए। तो यही अप्रोच कल होनी चाहिए। तो 200 सवा 200 स्कोर जो है वो मुश्किल नहीं है। श्रीलंका की विकेट है, उस पर स्कोर करना मुश्किल है। पाली किले में ही है जी ज़हीर भाई, मैच हमारा वो पाली किले में ही है, कैंडी के इंडिया की विकेट होती तो। और वेदर का जो है मैं भी चेक कर रहा था, कल का वेदर की कोई बारिश बुरिश तो नहीं है, जो बारिश ही ना साढ़े पल्ले पे। नहीं बारिश नहीं है, बारिश नहीं है जी, क्लियर है। रेन का 0% चांस है और सनी डे है, तो बाकी सारा कुछ, बाकी सब कुछ ठीक है। अब इंग्लैंड कर गया वो जो इंग्लैंड साड़ी साइड ले गया। अब देखिए, अब हमारे ऊपर आ गई है ज़हीर भाई, अब अपनी टीम के ऊपर आ गई बात। अब एक और चीज़ मद्देनजर रखें, अगर फाइनल में हमारा इंडिया के साथ मैच पड़ता है तो वो होना है कोलंबो में। हाँ जी, इंडिया में नहीं होना, वो इंडिया में नहीं होना। वो उस तरह का इंडिया को स्पोर्ट अपनी मर्जी की, विकेट अपनी मर्जी का, वेदर नहीं मिलना, वो मुश्किल कंडीशंस हैं। पिछली दफ़ा हम चूक गए थे, एक बुरा मैच था, बुरा दिन था। हर दिन वैसा नहीं है, हर दिन वैसी क्रिकेट भी नहीं होनी। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कर गुजरे हैं। अब जो है वो तो भूल जाए ना, सब कुछ भुला के नया दिन होगा, नया मैच होगा। तो अगर फाइनल पाकिस्तान का इंडिया का आ गया तो फिर तो वो मामला ही और होगा। ठीक है जी, ज़हीर भाई कमेंट्स भी लेते हैं थोड़े से नीचे से, क्या कह रहे हैं। वही बात है जी, नसीरुद्दीन साहब कह रहे हैं 65 रन से जीतना होगा और 13 ओवर्स में चेज़ करना होगा। हाँ तकरीबन जी यही इक्वेशन तो यही इसी तरह से बन रही है कि 60 से 70 के दरमियान स्कोर होंगे और जिनसे अगर जीतना हमने। और बिल्कुल ये अनाउंस कर दिया जिन्होंने 65 रन की विकेट चाहिए। हाँ जी, और अगर टारगेट जितना भी हो तो फिर वो 13 ओवर में जीतना, बस वो जी। अब ये बात है, 72 बॉलों पे टारगेट जितना भी हो वो चेज करना। 72 बॉलों में आपने करना है जी। अब श्रीलंका आपसे 78 बॉलों में श्रीलंका आपको 160 का टारगेट दे दे, 170 का टारगेट दे दे, आपने करना है जी 72 बॉलों में। अब वो रन रेट तो 78 बॉलों में। ज़हीर भाई मेरी बात सुने, हम श्रीलंका ने खेलना 20 ओवर जी, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान बड़ी काट के साथ भी बॉलिंग करे तो कितने में हम लोग उनको
देखें वो ना 95 पे भी गए हुए हैं ना अभी, गए हुए हैं, ठीक है? बिल्कुल गए। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि वो 120 पे नहीं जा सकते। करना यही चाहिए कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उनको कम से कम स्कोर पे आउट करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई वो प्रेशर में आएंगे, आप जल्दी जल्दी 4 ओवर आपके अगर निकाल दें अच्छे, उसके बाद फिर उनके ऊपर प्रेशर डाल दें, 2 विकेटें और गिर गई, कोई मसला नहीं है उनको 130, 120, 140 के अंदर रोकने का। आप 120-30 अंदर रोक लें तो फिर आपके पास समझें कि ओवर ही तेरा है, सही जो मर्जी करें फिर। सही बात है। लेकिन जी एक ज़हीर भाई, एक चीज़ जो मुझे लास्ट मैच में अच्छी लगी थी ना, वो लगी थी मुझे शाहीन ने जो आके बॉलिंग की है ना लास्ट मैच में, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके गया है। बाकी सारा मैच एक तरफ, ठीक है, लेकिन शाहीन ने जो आगे स्टार्ट में बॉलिंग किया, वो अपनी जो फेवरेट उसकी बॉल है ना, जो वो आगे इन स्विंगिंग यॉर्कर करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी पैडों पे बॉलें पड़ती हैं। रोहित शर्मा से स्टार्ट हो जाए, बड़े छक्के चौके ये अभिषेक शर्मा जो है वो मारता है इसको, शाहीन को, जब ये इन स्विंगिंग बॉल डालता है, एलबी के लिए ट्राई करता है या इन स्विंगिंग यॉर्कर लेके आता है, और वो कभी फुल टॉस हो जाती है, कभी लेग डाउन द लेग साइड चली जाती है, वो पीछे से फ्लिक करते हैं, कभी चौका तो कभी छक्का। अभी शाहीन जब आया वापस रेस्ट के बाद, जब उसको ड्रॉप किया है, उसके बाद जब वापस आया है, उसने आके बॉल किया अपनी जो बाहर निकाल रहा था, ठीक है, वो इन स्विंगिंग बॉल्स की तरफ नहीं आया, वो आया उसने पिच को यूज किया, डेक पे मारा बॉल और बाहर निकाल रहा था राइटी के लिए। तो ये बड़ा अच्छा बॉल था, एक सेंसिबल बॉलिंग, यानी कि जो दिमाग से बॉल करने वाली बात है ना, जिस तरह से आमिर करता था ना, आमिर यही करता था, वो आते साथ ये नहीं था कि शुरू हो जाऊंगा मैं 6 की 6 बॉलें मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर ही मारनी है, अंदर मारनी है, वो करता ही ये था। आप उठा के देख लें, कोहली को आउट करना है, रोहित को आउट करना है, वो ये करता था, पहले सेटअप लगाता था, 2-3 बॉलें बाहर निकालता था, उसके बाद कोई एक बॉल बाहर अंदर करता था। और वैसे भी जो बॉल बाहर जा रही हो राइट हैंड बैट्समैन से, फास्ट बॉलर की, वो बहुत चांसेस होते हैं कीपर के पास चली जाए या फर्स्ट स्लिप में कैच हो जाए। तो ये शाहीन की जो फॉर्म थी ना, वो बड़ी अच्छी थी, और इससे उम्मीद तो बड़ी बनती है कि श्रीलंका की अगर शाहीन ऊपर से विकेटें निकाल लेता है। सलमान मिर्जा और शाहीन अफरीदी अगर दोनों एक एक एंड से बॉल कर रहे हो ना, तो शाहीन का बॉल जो पड़ के अंदर आता है और सलमान का पड़ के बाहर जाता है विद स्लो पेस, दोनों की पेस में कोई 15-20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का फर्क है। दोनों इकट्ठे खेलना बैट्समैन एडजस्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है सलमान का और शाहीन का। शाहीन का पड़ के जो बॉल अंदर आता है वो खेलना राइट हैंड बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो उसको समझे कि एलबीडब्ल्यू है या बोल्ड है पक्का, अगर लेफ्ट आर्म उसके सामने आ गया है तो उसके लिए आउट स्विंग बन जाता है, नेचुरल आउट स्विंग होता है, और वो मुश्किल होता है। वो उसके लिए अगर आपको कल जैसे दिनों ने एक स्लिप ली हुई थी, एक स्लिप ले लें पहले ओवर में, प्रेशर डाल दें, कोई बड़ा मसला नहीं है उनको जल्दी आउट करने का। श्रीलंकन टीम है, वो आपके सामने कोई साउथ अफ्रीका नहीं है, आपके सामने कोई इंडिया नहीं है। प्रेशर से ना जाए, एक दफा आखिरी मैच है यार, जिगरा काट के चले जान, ब्रेवरी से खेल लें, डू एंड डाई मैच है ना। इसमें भी अगर ये डर डर के चले गए ज़हीर भाई, फिर तो कुछ नहीं है ना। ये जपेश साहब हैं जी इंडिया से, कह रहे हैं कुदरत का निज़ाम तो आया पर शर्त के साथ फंस गया पाकिस्तान। हाँ जी, कुदरत का निज़ाम आया तो है, ठीक है, फिर से पाकिस्तान की सपोर्ट में एक दफ़ा कुदरत का निज़ाम आ गया है। वो जो सारी बातें हो रही थी कि जी होती है कि रमज़ान भी है हमारा, शादाब साहब ने कहा था हमारा 12th मैन भी है, तो 12th मैन ही करता पे साडा सारा कुछ ना, बाकी 11 तो साढ़े कुछ नहीं करते पे। 12th मैन ने रमज़ान ने जो ना कुदरत का निज़ाम पवाता है, तो इंग्लैंड को अज जिताता है न्यूजीलैंड तो। हाँ जी, शर्त के साथ है, शर्त बड़ी स्ट्रिक्ट है। और बाकी जो है ना श्रीलंका ने करने अच्छा बॉलिंग में, बॉलिंग अगर हम बॉलिंग की बात करेंगे तो सलमान आगा का दिमाग अगर वो काम कर जाए, उसको कोई कोचिंग अच्छी मिल जाए, अच्छा मशवरा मिल जाए, तो अपने बॉलर का इस्तेमाल कैसे करता है, ये कल उसका इम्तिहान होगा। ठीक है। अच्छा जी, कैफ अकरम साहब हैं ज़हीर भाई, कह रहे हैं बाबर शुड बी रेस्टेड, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? फिर मैं अपना बताता हूँ। कोई वो ये बैड ऑप्शन नहीं है। बाबर जो है आपका वो टेक्निकल प्लेयर है, वो उस तरीके से जैसे इनका अभिषेक शर्मा है वो स्लॉगर नहीं है। अगर वो रेस्ट भी कराएंगे तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, इस पे बाबर के वो नहीं होगा कि ये बाबर, हमें चाहिए 13 ओवर्स में रन्स, हमें चाहिए छक्के, हमें चाहिए बाउंड्रीज। बाबर अगर आप रेस्ट भी करवाते हैं तो बाबर की जगह पे अगर वो ऑप्शन है ये नाफे, और दूसरा ऑप्शन मैं अगर कहूँ कि वो जो लड़का उस्मान है उसको भी ओपन करवाया जा सकता है, वो भी ओपन करता रहा है, और वो भी दायरे के ओवर अच्छे खेल सकता है, उससे चौके लगाने हैं, दायरा क्रॉस कराना है, वो करा सकता है। जाना तो आपको बाउंड्रीज के ऊपर वो गो फॉर द किल। अच्छा ज़हीर भाई, इसका उस्मान का ना ये है कि उस्मान और सलमान के बारे में जो है ना, उस्मान तो खैर क्लेम भी करते हैं कि मैं स्पिन को बहुत अच्छा खेलता हूँ, और सलमान भी स्पिन को, यानी कि ये दो ऐसे प्लेयर हैं हमारी टीम में जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और सलमान की ये देखें ना, अब ये क्या साइंस है,
खेलता स्पिन को अच्छा है और आता अपना वन डाउन है। अब मैं यही कहने लगा था एग्जैक्टली कि उस्मान खान को अगर हम ओपनर ले आते हैं ना, तो क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम जो है वो स्पिन के खिलाफ फंस जाता है, तो वो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। फखर भी स्पिन का बहुत अच्छा कोई प्लेयर नहीं है, वो भी नीचे आता है, नीचे खिला रहे हैं हम लोग उसे। तो अगर हम लोग उस बाबर को ऊपर ले गए तो इसको या उस्मान खान को ऊपर ले गए तो फिर हमारा नीचे तो ज्यादा और मसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमें बाबर को या फखर को ही ऊपर करना चाहिए चेंज। एक स्ट्रेटेजी उस्मान को नीचे ही रखना चाहिए कि बाबर को ओपन कर दें और उसको एक एंड दे दें कि भाई तू एक एंड संभाल दे। हाँ, आप और दूसरे एंड से जो है हर बंदा जो है वो अपना आप सिर्फ स्लॉगिंग करे, सिर्फ बाउंड्री लगाने की कोशिश करे। दूसरे एंड से तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम है, लेकिन जो भी प्लान करना है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये इनको सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। यार ज़हीर भाई बाबर को तो ये रोल तो बाबर को मेरा ख्याल है कोई 3 साल 4 साल हो गए ये दिया हुआ है टीम ने। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी आके सब ने कह दिया है, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे शाहीन हो, चाहे बाबर खुद हो, मतलब मैनेजमेंट आकिब जावेद साहब से वो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह के गए थे कि जी बाबर का रोल हमने ये रखा हुआ है। और अभी ये माइक हेसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने भी ये कहा था कि बाबर का हमने रोल ये रखा हुआ है। जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया रिपोर्टर ने कि जी आप इसको ओपन क्यों नहीं करवा रहे, ये ओपनर है, उसने कहा जी उसका स्ट्राइक रेट 100 से कम है तो हम इसको ओपन नहीं करा सकते। मुझे बताएं, अब आज दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं जिसको हम कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट की, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, 160 पे मैच फंसा हुआ था। 160 स्कोर जो है, मैं नहीं कहता T20 में वो सेफ स्कोर है, नहीं कोई सेफ स्कोर नहीं। आज तो 160 करके तो आप फटे पे ही होते हैं, आप 178 करके फटे पे पड़े हुए थे। ऐसे ही तो वो 160 करके वो फंसे हुए थे कि यार 160 हम ये नहीं चेज हो रहा। तो मसला ये है कि 160 भी सारे बाबर आजम ही थे, फिर सारे 160 स्कोर पे अगर ये फंसे हैं तो आपका बाबर अगर जिस दिन फॉर्म में हो या जिसको उसको अपन दें उसको वो थोड़ा सा पुश करे तो बाबर आपका वो बंदा ऐसा है कि वो आपका मैच निकाल देगा। लेकिन जी बाबर के जितने फैंस हमें देख रहे हैं वो हम लोगों से तो बड़े ही हर्ट हुए होंगे, हमने तो बाबर के अगेंस्ट ही सारी बातें की हैं। उनके लिए ज़हीर भाई आ गए जो 3 चौके 1 ओवर में लगाना बाबर के लिए मुश्किल काम नहीं है। तो यार ज़हीर भाई फिर क्यों नहीं लगाता? मतलब आप इंडिया के खिलाफ मैच देख लें, आप लगाते, आप बाबर सिचुएशन तो उसकी थी ना, बाबर की ओवर सारे पड़े हुए थे। जब आपके ऊपर 3 किस्म के प्रेशर हों कि पता नहीं मेरे टीम में रखेंगे, अब 4 आउट हो गए, अब मैं आउट हो गया तो फिर क्या होगा? आप देखते हैं कि बाबर 24 करके आउट हो गया, बाबर 18 करके आउट हो गया, आपको वो नजर ही नहीं आते जो 6 करके आउट हो गए, जो 5 करके आउट हो गए, 4 करके आउट हो गए। कप्तान की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बाबर पे ट्रिपल जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ वो उसको आपने किसी बंदे को दिमागी तौर पे आज़ाद ही नहीं किया हुआ, आप उसको मेंटली इतना वो फंसाया हुआ है कि यार अब वो उसके ऊपर कहते हैं तलवार लटकाई हुई है मीडिया की और मैनेजमेंट की और साथी खिलाड़ियों की और फिर पता नहीं किस किस की। यार ज़हीर भाई मेरी बात सुने, तलवार क्या बाबर आजम के ऊपर लटकी है? वो 3-4 मैं साल आपको लेके देता हूँ, आपने कर नहीं रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम में है, एक दफा ड्रॉप हुआ है, सिर्फ एक दफा, और उसके बाद फिर इंडक्ट हो गया दोबारा। मुझे बताएं बगैर किसी परफॉर्मेंस के जो बटलर ने किस मैच में परफॉर्म किया है? जॉस बटलर वर्ल्ड कप में नहीं चल रहा, पहले तो चल रहा था ना। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ ना, 4-5 मैचों में फ्लॉप हो गया, वो फिर रहेगा सेमीफाइनल में, वो रहेगा। देखें वो फाइनल अगर वो खेलता तो वो भी रहेगा। ज़हीर भाई वो इस टूर्नामेंट में नहीं ना खेला। अब बाबर आजम को देखें पिछले 3 साल में कहां खेला है, उसके लिए तो 3 सालों में आपने 2 साल तो उसको बाहर बिठाया हुआ है। सर जी जान दो, T20 से वो ड्रॉप हुआ है, सिर्फ वो कितने महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए ड्रॉप हुआ है, वो वापस आ गया दोबारा। साल 1.5 साल बाहर रहा है वो, और वो जिस हालात में रहा है वो हम नहीं जानते। उसको रिजवान को प्रॉपर बाहर किया गया टीम से, और वो पूरी एक साइंस थी पीछे। अब उसको किया गया, जब वो मर गया कप्तानी से हटाया गया, फिर उसको हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर एक वक्त था वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, तीनों फॉर्मेट, एक वक्त था वो किंग था। तो गलती तो फिर ये तब की नहीं थी कि आपको तब भी यही बाबर आजम था ना। हाँ, तब कोई और तो नहीं बाबर आजम था। सारा वो अब आप मेरे के ऊपर 10 तरह के प्रेशर डाल दे और मुझे कहें कि परफॉर्म भी कर, तो फिर कैप्टनसी क्यों ली थी? नहीं ली ना उसने तो कैप्टनसी तो उसने ली ना पहले। अगर कैप्टनसी ना लेता, सारी दुनिया जो जितने फैंस हैं वो तो ये चाह रहे थे कि यार कैप्टनसी ना ले, अपने स्कोर करता रहे। देखें 156 10 विकेटों से इंडिया को हराया उन्होंने, वो ही तो सारा हराया ना। 5 साल हो गए ना ज़हीर भाई। उसके बाद आप ये देखें चैंपियंस इंडिया भी ओडीआई गुजरी, क्या किया न्यूजीलैंड के खिलाफ 203 रन चेज किए, 2 हो गए। एक और बता देता हूं मैं आपको, एक इंग्लैंड के खिलाफ किया था, टोटल 3 मैच है। देखें दुनिया मानती है उसे सर, अब तो कोई नहीं मानता दुनिया। अब मुझे बताएं बिग बैश ने उसको इतने पैसे देकर क्यों लिया था? वो तो सिर्फ वो कम्युनिटी इन्वॉल्व करती है। कम्युनिटी क्यों करती है? कम्युनिटी क्योंकि व्यूअर्स है ना, व्यूअर्स क्यों हैं? व्यूज तो फैन फॉलोइंग बनेगी ना। फैन क्यों है? वो एक दफा में कर चुके हैं, एक दफा में चल रहा था, अब तो 4 साल हो गए। आप देखिए, आपका मैं अभी भी कहता हूँ, आपका पाकिस्तान का क्रिकेट का ब्रांड एक ही है। सलमान आगा ब्रांड नहीं है आपका, नहीं है। शाहीन अफरीदी ब्रांड नहीं है, साहबजादा फरहान भी ब्रांड नहीं है,
साइम भी ब्रांड नहीं है। ब्रांड अगर आप किसी से पूछे पाकिस्तान में, बच्चे से भी पूछ लेगा जी पाकिस्तान में बाबर आजम। तो सर अब सिर्फ इस चीज के ऊपर हम लोग नहीं, टीम में इस खिलाते चीज हैं। नहीं है, इस चीज नहीं है ये। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज है। क्यों है? क्योंकि वो पोटेंशियल वाला बंदा है, टैलेंटेड बंदा है, उसमें है, उसने करके दिखाया हुआ है। सिर्फ उसको थोड़ी सी उसके ऊपर से प्रेशर, ये तलवारें, ये छुरियां, ये हटाने की बात है। ये कुल्हाड़े हटाएं उसके, उसको फ्री हैंड दें। आप मुझे एक बात बताएं, अभी रिजवान बाहर है, रिजवान बाहर है, हारिस रऊफ बाहर है, बाहर है, बाबर आजम तो फिर इन है ना, वो T20 की टीम में इन है, उसके ऊपर क्या कुल्हाड़ा, क्या छुरियां। अब एक सर आपका मुझे एक बात बताएं, इंडिया में जब ODI वर्ल्ड कप था, अभी बाबर आजम कैप्टन था, ठीक है, इसने लड़के बाबर आजम ने अपनी मर्जी की टीम ली, अपनी मर्जी के प्लेयर लेके गया, परफॉर्म तब बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये 2023 की बात है शायद, हाँ, तो या 2024 के स्टार्ट की बात है, तो परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहा था। और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि जी आप इतनी देर से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका क्या करेंगे। उसने जवाब दिया था पूरे मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को। उसने कहा था जी कि मैं इसका जवाब जो है ना यहाँ बैठ के नहीं दूंगा, मैं अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं ग्राउंड में दूंगा बल्ले से। वो उसके बाद 10 मैच खेली टीम। बाबर आजम ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 10 के 10 ODI में भी फ्लॉप रहा वो बंदा, ठीक है। उसके बाद आप एशिया कप देख लें, 2 एशिया कप आगे गुजर गए, 3 एशिया कप आगे गुजर गए, बाबर आजम फिर फ्लॉप। चैंपियंस ट्रॉफी आई, बाबर आजम फिर फ्लॉप। अब बायलैटरल सीरीज आई जा रही हैं, जाए जा रही हैं, बाबर आजम का कोई चक्कर ही नहीं है। तो टेस्ट मैच मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैच इस बाबर आजम ने एक वो ड्रॉ करवाया था हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। बाकी T20 मैच ये एक वो इंडिया वाला है, एक इंग्लैंड वाला है, और एक ODI मैच है जो 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। 4,500 सुपर रन सर अब है ना, लेकिन अब वो पुराने हो गए सर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो कोई 4100-4200 वाला है। तो सर अब क्या करें? इसके बावजूद के साल एक बाहर है, अब नहीं चल रहे ना पुराने अगर वो स्कोर हैं। साल खेलता तो वो 6000 होता। तो सर अगर परफॉर्म कर रहा होता तो बाहर ही ना होता ना। इस नहीं सुने, वो कप्तान था, आपने हटाया। वो ओपनर आता था, आपने हटाया। वो 1 डाउन आता था, आपने वहां से हटाया। अब वो 2 डाउन आया तो आप वहां से उठा के पिछले मैच में उसको बैटिंग भी नहीं दी। अच्छा फैसला था, मैं नहीं कहता, ये बाबर का अपना फैसला था, मैं ऐसे सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आप एक बंदे को इतना क्रिटिसाइज करेंगे, आप जो मैच हार जाए, बाबर ने हरवा दिया मैच। 10 के 10 बंदे वहां पे छोले बेचने गए थे। नहीं, वो 10 के 10 के भी। अब मेरी बात सुनिए, अगर वसीम मैच नहीं हारते थे, बाबर पे तनकीद, हमें सलमान आगा के 5 रन 6 रन, साइम के पिछले, साइम जो है वो 57 मैच 63 मैच खेल चुका है, 67 हो गए, 67 मैच खेल चुका है। कहाँ है नहीं परफॉर्मेंस नहीं है। साइम पे क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म ही होता है, कोई ओपनर से नहीं हटा रहा उसे। नहीं, वो तो हम तो कहते हैं यहाँ बैठ के कि साइम को निकालने, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब मसला ये है कि आप बाबर 2 फ्लॉप होगा तो तनकीद होगी, बाबर 1 पे फ्लॉप हुआ तनकीद होगी, बाबर का रन रेट थोड़ा 100 से नीचे जाएगा तनकीद होगी। बाबर, क्योंकि बाबर से लोग डिमांड करते हैं और बाबर पे तवक्कुआत है। तवक्कुआत क्यों है? क्योंकि उसी का वही है नाम, वही है पोटेंशियल वाला बंदा। ज़हीर भाई, एक बात, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं जोन सा भी प्लेयर हो पाकिस्तान का, हमने उसको सपोर्ट करना है। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि बाबर से बड़ा पाकिस्तान की टीम में कोई ब्रांड नहीं है, और पिछले 6 साल 7 साल से कोई नहीं है बाबर से बड़ा ब्रांड, ये इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद क्राउड अगर आता है तो वो बाबर के नाम पे आता है पाकिस्तान में, सीधी सी बात है। बाबर आउट होके जाता है तो क्राउड छोड़ जाता है, ठीक है। ये पिछले ऑस्ट्रेलिया के मैचों में ओपनर आउट होता था तो नारे लगते थे, हमारा सलमान आगा आउट होके जा रहा है या कोई और आउट होके जा रहा है, ऊपर से साइम आउट होके जा रहा है, इवन साहबजादा आउट होके जा रहा है, तो नारे लग रहे हैं। हालांकि साहबजादा ने इंडिया के खिलाफ बुमरे को छक्के मारे थे, वो फिर भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि बाबर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़हीर भाई, क्या ये चीजें फैक्ट्स तो तब्दील नहीं कर सकती ना, कि एक बंदा इतनी देर से आउट ऑफ फॉर्म है, उसको आप देखें ना, पूरा वर्ल्ड कप भी तो दिया हमने, ये वाला वर्ल्ड कप उसको उसकी परफॉर्मेंस पे तो नहीं मिला ना। अभी BBL ये बिग बैश में ऐसे आया है, 11 मैचों में कुछ नहीं किया, ठीक है। उससे पहले भी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी क्या किया, कुछ नहीं किया। एक मेरा ख्याल ट्राई सीरीज में एक में उसने 100 मारा है, जिसने वो विराट कोहली वाली सेलिब्रेशन भी कॉपी कर ली, ठीक है। वो भी तनकीद होगी कि यार ये देखो वो कोहली वाली सेलिब्रेशन कॉपी कर ली, सारा कुछ है। हमने कहा चलो गुड है यार, हम तो खुद फैन है, हम खुद चाहते हैं बाबर जिस दिन परफॉर्म करेगा उस दिन सब छुप जाएंगे, हमें कोई नहीं नजर आएगा कि साहिबजादा ने क्या किया है, फहीम अशरफ ने क्या किया है, या साइम अयूब ने क्या किया है। बाबर का 50 किसी के 80 से भी ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन बात ये वो करे भी तो सही ना ज़हीर भाई, आप पूरा वर्ल्ड कप दे दिया है, अब अगर अब भी नहीं परफॉर्म करता तो क्या टीम से बाहर नहीं जाना चाहिए बाबर को? नहीं जाना चाहिए, T20 में लगे रहना चाहिए। नहीं, उसे तीनों फॉर्मेट में से आप बाहर नहीं कर सकते। बाबर, मैं फिर कहता हूँ, आप बाहर करें उसको,
उसके ऊपर से तनकीद हटाएं, उसके ऊपर से प्रेशर हटाएं, मैं यही बाबर आपको परफॉर्म करके देगा, क्योंकि उसने परफॉर्म की हुई है, वो उसमें पोटेंशियल है, वो कर सकता है, सिर्फ उसके हालात नहीं ठीक। एक बैट पे आता है खिलाड़ियों पे बड़ा अपना आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कहें कि ये इसकी वो टेक्निक नहीं ठीक, या इसका वो पोटेंशियल ही नहीं है इसमें, या इसका टैलेंट ही नहीं है। वो टैलेंट तो वो दो ये सारी चीज़ें वो प्रूव करके आया हुआ है, प्रूव कर चुका है पहले। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया मानती है। आपने उसके ऊपर इतना कर करके उसको उतना फेंक दिया कि आप सोचते हैं कि अच्छा बाबर को बारी ना दें, किसी और को दे दें। आप शायद आपको प्रेफर कर दें तो उसको दे दें, जी हिटर है भाई, बाबर को आप उसका नंबर दे दें, ओपन खिला दें, बाबर से आप स्कोर ले लें। बाबर के ऊपर तनकीद छोड़े, आप दूसरों कप्तानी पे तनकीद करें, आप उसको खिलाने वालों, आप कोच क्या कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट क्या कर रही है, आपकी बाकी जो अपने 6-7 बैट्समैन खिलाए हुए हैं वो भी क्या कर रहे हैं। एक बाबर ही नजर आता है सबको। सर बाबर को ठीक है आपकी बात, बाबर से तवक्कुआत है। हाँ। जिस दिन बाबर नहीं खेलता वाकई दिल टूटते हैं, वाकई हम परेशान होते हैं कि बाबर को अल्लाह ताला ऐसे पता नहीं नज़र लग गई है, क्या हुआ है। ये एक ही हमारे पास वो ब्रांड था जिसे हम शायद डिजर्व नहीं करते इतने अच्छे प्लेयर्स को। ज़हीर भाई वो शेरों का ना जो ग्रुप होता है ना उसको प्राइड कहते हैं, ठीक है। प्राइड को ना एक शेर लीड करता है, ठीक है, और वो होता है बब्बर शेर, लेकिन ठीक है। उसने ही उसने ना उस पूरे प्राइड की जो हिफाजत होती है ना वो बब्बर शेर ने करनी होती है, जो उसको लीड कर रहा होता है, जो उसका फेस होता है। हमारी टीम का कैप्टन कोई भी हो, फेस बाबर आजम है, बाबर आजम, ठीक है। तवक्कुआत प्लेयर सबसे बड़ा बाबर आजम है। अब हमने उसका कंपैरिजन करके छोड़ा हुआ है विराट कोहली के साथ। हमने कहा है भाई फैब 4 कोई नहीं है, कोई फैब 4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर बाबर आजम उसमें नहीं है। हमने तो कहा है ना जी, हमने कहा जी कि ये आप जो रूट को डाल लेते हैं, ठीक है, आप विराट कोहली को डाल लेते हैं, आप केन विलियमसन को डाल लें, स्टीवन स्मिथ को आपने डाला हुआ है, ये फैब 4 ये रहा ना पहले जब तक ये। हमने कहा जी नहीं बनता है बाबर आजम, फैब 4 में बाबर आजम के बगैर नहीं। जब तक था परफॉर्म कर रहा था तब तक हमने कहा बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन अब इतनी देर होगी, इतने सारे लॉसेज। अभी ये देखें आखिरी 10 मैच, आप 25 स्कोर इसने इंग्लैंड के खिलाफ किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ नहीं, नामीबिया के खिलाफ कुछ नहीं, 5 इंडिया के खिलाफ 5 किया, ठीक है जी। यूएसए के खिलाफ 46 किया है, नीदरलैंड के खिलाफ 15, अब नीदरलैंड छोटी टीम 15, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 है, फिर 2 है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 है, फिर उसके बाद वो जो इसकी बिग बैश में है वो भी सारी 11 में से 1 में मेरा ख्याल उसने बाबर ने 250 की हैं 11 इनिंग्स में से। तो फॉर्म भी तो एक चीज़ है ना। अब फॉर्म हमने बोर्ड ने तो ज़हीर भाई, बोर्ड ने तो वो जो है ना साइकोलॉजिस्ट भी साथ लगाए हुए हैं, ठीक है, माइंड कोच साथ लगाए हुए हैं टीम के, ताकि अगर कोई प्लेयर प्रेशर ले रहा है तो उसको नज किया जाए सही डायरेक्शन में। इससे ज़्यादा अब क्या कोई कर सकता, ये भी तो बताएं आप। देखिए होना तो कल के मैच के बाद ये बहस ही खत्म हो जानी है। बात यह है कि बाबर अनडाउटेडली बड़ा प्लेयर है, हाँ जी, लेकिन कुछ ज्यादतियाँ हमने उसके साथ किया, कुछ उसने अपने साथ भी किए। तीसरा जो एक फैक्टर है कि उसको नहीं आता मीडिया हैंडल करना, उसको नहीं आता जवाब देना कारकर्दगी के बगैर, उसको नहीं आता बोलना, उसे नहीं आता नज़र आना, वो वैसे नहीं, उसको वो हैंडल ही नहीं कर पाता, अपने ऊपर तनकीद को भी हैंडल नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें तो हैं। बाकी आपने अगर उसे बाहर निकालना है तो बाहर निकाल के देख लें। आप बाबर की रिप्लेस क्या करेंगे, किससे करेंगे? देखें आपको मैं तो कहता हूँ भाई आप उसको अब्दुल समद को क्यों नहीं लाते, जो लड़का आपका सर्किट में से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अंडर 19 खेला है, ठीक है, परफॉर्म करके दिया हुआ उसने। इस तरह के प्लेयर को हम इंडक्ट क्यों नहीं करते? हम लोग डाल लेते हैं। 145 मैचेस, 136 इनिंग्स, 18 दफा नॉट आउट, 4596 रन, 122 हाईएस्ट, 38.9 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 128 का स्ट्राइक, 128 का ज़हीर था तुझे आज मुंह भर के किया है, जैसे कोई 170 का स्ट्राइक रेट सेंचुरियां हैं। कब की हैं ये? 39 निसफ सेंचुरियां सर। ये आप ये इसके पूरे कैरियर की, ये वही तो मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा 50 इसकी हैं, मैं वही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा रन इसके हैं। ये वो स्टैट्स है जो 21 से 2021, उसके बाद 2022, उसके बाद 2020, उसके बाद है रोहित शर्मा। हाँ जी, स्ट्राइक रेट क्या है जी? 140। हाँ जी, तो सर बड़ा फर्क है, 128 140। उसके बाद है कोहली, हाँ जी, इसका भी स्ट्राइक रेट ज्यादा, स्ट्राइक रेट है ज्यादा 137। हाँ 137 बड़ा, फिर भी इससे बड़ा ज्यादा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हैं आज से 6 साल पहले, 4 साल, ये 2 कोहली तो 3 साल पहले छोड़ गया, रोहित तो अभी छोड़ के चला गया। अब इसके बावजूद क्या इससे इतना फर्क है कि इसको इन प्लेयर से बिल्कुल हम अलग कर दें कि ये बिल्कुल ये क्लास ही अलग है?
सर मेरी बात सुने, रोहित अभी छोड़ के गया, T20 में सेंचुरी मारना, अभी छोड़ के गया रोहित ना, अपनी टीम को चैंपियन बनवा के गया। बिल्कुल। तो फिर अब और क्या चाहिए, और क्या दे दे वो टीम को? आप बताएं ना, बाबर ने कौन सा टूर्नामेंट जितवा दिया? 2008 टूर्नामेंट खेल लिया हमने सर। इंडिया में क्या, इंडिया की तरफ से क्या रोहित कभी अपना आउट नहीं हुआ था? रोहित हमेशा बड़ी दफा आउट हुआ है, लेकिन आप ये देखें ना, उसने जितवाए कितने टूर्नामेंट, कितने जितवाए? विराट कोहली ने कितने टूर्नामेंट जितवाए? ऐसी तनकीद उन पे नहीं होती थी। होती है सर, जब इंडिया, जब विराट कोहली नहीं चल रहा, 3 साल नहीं चला, इंडिया में बड़ी तनकीद हुई है। रोहित पे अभी तक होती है ये, जब तक वो नहीं गया। वो तो वर्ल्ड कप जितवाया उसने। निकाला बाहर टीम किसको? कोहली को। कोहली 3 साल उसने लगा रहा है वो अंदर, लगा रहा है, ये मैं कह रहा हूं। ये भी तो सर 3 साल पता था ना कोहली की क्लास है, कोहली में पोटेंशियल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सिर्फ फॉर्म नहीं, सिर्फ फॉर्म कदों आएगी? 100 ते कर लिया सी सर, फॉर्म तो खेल के आएगी ना, बढ़ा के तो नहीं खेली तो जा रहा है, एडी देर तक खेल रहा है। अच्छा चले जी, अब ये खैर बाबर वाली बहस जो है ना, ये वर्ल्ड कप एंड तक मेरी और ज़हीर भाई की चलती रह रही है। एक अच्छा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमें मिल गया जो चलता ही रहेगा। तो बाकी कल का मैच है अब जो पाकिस्तान ने खेलना है श्रीलंका से, और उसमें सारी नज़रें उसमें है। 2 चीज़ें होनी चाहिए कि पाकिस्तान आए एक विनिंग अप्रोच के साथ आए कि हमने ये मैच जीतना है, ठीक है। अगर आप उसी एनर्जी से आओगे कि पिच पे आओगे और ये सोच के आओगे कि यार हम कहीं आउट ना हो जाएं, हम खेलने हम आउट ना हो जाएं, डर के आना है, तो भाई ये हर बच्चे को पता है यार, हर बच्चे को पता है। कैमरे के पीछे बच्चा खड़ा हुआ है, उसको भी पता है। ਉਹਨੂੰ भी ऐसे कह देंगे ना यार तू एक गेंद पे 6 मारना है, तो और बीट नहीं करेगा, वो पूरा ही टुल्ला ही लाएगा कि लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। तो यार ये नहीं हो सकता कि आप इस अप्रोच से दोबारा आए और कल आप मैच जीत जाए। नहीं, बाबर ने, मैं फिर आता हूं, बाबर ने अपने करियर में अभी तक 477 चौके लगाए हैं, जो सबसे ज्यादा है। रोहित ने 383 चौके लगाए हैं और कोहली ने 369, यानी मतलब उससे 100 चौके 100 चौके वो ज्यादा है। सर मैनू दसो की फायदा होना चौकिया दा जे तुसी एक भी टूर्नामेंट नहीं जिता सके? चौके स्ट्राइक रेट नहीं होते। अच्छा, वो तो ओवरऑल स्ट्राइक रेट आ रहा है ना। 80 छक्के लगाए हुए सर, वो अब 15 ओवर तो बाबर आजम खेल के जाता था रिजवान के साथ, तो भाई करे उसे आउट, करे आउट। क्या ओवरऑल स्ट्राइक रेट क्या बन रहा है? 128 का स्ट्राइक रेट कम नहीं है सर, कम है T20 में। मुझे बताया T20 में 3 सेंचुरियां, एक बंदे की 5 सेंचुरियां रोहित की सिर्फ, या वो यूएई का एक लड़का है वसीम है, उसकी 3 सेंचुरियां। भाई 3 सेंचुरियां T20 में कोई आम बात है? ज़हीर भाई ये नंबर्स, वो स्टैट पैडिंग उसने की हुई है, नंबर्स उसने बना लिए हुए हैं। नंबर का घर बैठ के बनाया है। और सर तो फिर टूर्नामेंट कौन से जीता है मुझे बताएं? टूर्नामेंट कौन से अभी गिनना शुरू कर? मैं फिर वहां पे जाता हूं। टूर्नामेंट कभी भी एक खिलाड़ी नहीं जीता, टीम जीतती है। आप फिर ज्यादती करते हैं बाबर के साथ। बाबर को उन्होंने, कोहली था तो साथ शुभमन गिल था, कोहली था तो साथ रोहित शर्मा था, कोहली था तो साथ उनके जो वो युवराज सिंह खेलता था। आपके मुझे बताएं बाबर के साथ खेलता कौन था? सर भाई अभी कोहली, एक उसके साथ खेलता था रिजवान, हमने उठा के बाहर फेंका हुआ है। उसके साथ मुझे बताएं बाबर के साथ कौन? रिजवान के साथ कितना लंबा चांस नहीं दिया, दोनों कैप्टन बन गए ना, बाहर बैठ गया ना, सर कैप्टन बन गए, सारा कुछ कर लिया, नहीं परफॉर्म किया तो बाहर बैठ गए। मुझे बताएं इसके साथ इसका वजन शेयर करने के लिए कौन था? ये रिजवान तो खेलता रहा ना, इतने 15-15 ओवर दोनों खेलते रहे, वो भी निकाल दिया। तो वो तो अब गया ना, जब नहीं कुछ चल कर रहा था, साल डेढ़ हो गया उसे, हो गया। अब मुझे बताएं इसका ये कौन शेयर करे उसके साथ, सहारा कौन दे के मुझे तसल्ली है मैं खेल लूंगा, मेरे दूसरे एंड पे उसको तो टेंशन है कि पूरी टीम को उसने अकेले ने उठाना। सर ये तो आपके कोच ने कहा कि नहीं ये गलत बात ज़हीर भाई, आपके कोच ने कहा कि बाबर की जिम्मेदारी है कि तूने भाई सिर्फ स्कोर चलाना है, क्योंकि उसने देखे, मैंने आपको बताया, उसने कहा कि मैं ओपनर इसको इसलिए नहीं भेजता, इसका स्ट्राइक रेट 100 से कम है, मैं इसको, उसने कहा चौथे नंबर पे आप नहीं भेजा, उसने कहा जी स्पिनर नहीं खेल सकता। इसी कोचिंग की वजह से हम ग्रुप 8 में अभी तक 1 पॉइंट लेके बैठे हुए, इसी माइंडसेट की वजह से। और वो 1 पॉइंट में मिला बारिश की वजह से। अगर वो बारिश ना होती बाहर ही होंगे इस टाइम। मुझे बताएं ये माइंडसेट है और इसका रिजल्ट ये है, तो फिर क्या करें भाई? आपने एक ये बात कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या दे रहे हो फिर? सही बात है। आप अगर कह रहे हैं बाबर का स्ट्राइक रेट है तो फिर अच्छा, तो उस्मान को रखो, उस्मान का स्ट्राइक रेट है, फिर शदाब का स्ट्राइक रेट है, फिर वो क्या सलमान आगा का है, सलमान आगा जो कप्तान बनाया हुआ आपने, उसका स्ट्राइक रेट क्या है? सलमान आगा का सबसे गंदा है। तो फिर मैं क्या, वो 117 का स्ट्राइक रेट है। आप मुझे बताएं इस कोच का क्या करूं मैं? सर वो कोच ने थोड़ी कप्तान बनाया, वो तो फिर किसी भी नहीं बनाया है कप्तान। तो कप्तानी तो खैर बड़े सवाल उठ गए हैं जी, कोच में भी बड़े सवाल उठ गए हैं कि ये कोचिंग क्या है। मेरा ख्याल है आज की ज़हीर भाई आज तक जो है ना डिस्कशन खत्म कर दे। लेकिन हमारी जो टीम है ना उसमें कप्तान ही उसकी जगह बनाता है, अदरवाइज वो बंदा कप्तान ना हो तो टीम में नहीं होता, वो टीम से नहीं होता। सही गल।
सही बात है। सलीम मलिक कप्तान था, वो टीम में जगह नहीं बनती थी, कप्तान बना देते अपना। मैं तो वो एक और कप्तान के बारे में कहता हूँ कि अगर कप्तान ना होता तो फिर टीम में जगह नहीं थी उसकी। सही बात, ऐसे ही है। बड़े बड़े कैप्टन गुजरे हमारे जो जिनकी जगह नहीं थी बन रही, कैप्टन लगे हुए थे। चले जी, आज के लिए इजाज़त दें, काफ़ी हमने कर लिया डिस्कशन। इंशाल्लाह अब कल आपसे मिलते हैं, कल मैच के बाद। उम्मीद है कि कल पाकिस्तान जीत जाए और कुछ कुदरत का निज़ाम, हमारी टीम का जो है मोराल, कैप्टन की कोई सोच, कैप्टन की और कोच की कोई सोच, और ज़हीर साहब की जो है ना ठंडी फूके हमारी टीम पे जाके बच जाए। ठीक है, हमारा ब्रदर मुल्क है, वही हमारा ख्याल कर ले। उसके साथ अच्छे ताल्लुकात है, हुकूमती लेवल पे भी है, लेकिन हमने हमारी वजह से उसको ये मेज़बानी मिली हुई है, तो वरना वो भी आज इंडिया में तो पाइन तो तुसी कोई साडा फिर तुसी भी ख्याल कर लो। नहीं इंशाल्लाह इंडिया से अपना श्रीलंका अपनी पूरा ताकत लगाएगा, लगा ले जोर, लेकिन उसकी जो हालिया परफॉर्मेंस है, जो हालिया उनकी कारकर्दगी है, उसको देख के मुझे ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं लगता। मैंने कल यहाँ बात की थी, रबी ने अली खान ने कहा था, मेरा मजाक उड़ाया था जी, सही बात, ये कैसी बातें करता है, इसके अंदर से अभी भी पेट्रियटिज्म नहीं निकल रही और ये क्या है, वो अभी पाकिस्तान को लेकर बैठा हुआ है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़नी, ये बाकी है उम्मीद, और यही टीम आपको कल परफॉर्म करके दिखाएगी, और यही टीम शायद सेमीफाइनल में भी आपको जीत के दिखाए, और शायद आप फाइनल पाकिस्तान इंडिया का देखें और फिर आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान की वो टीम है ही नहीं जिसको आप 5 दिन पहले यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे। सही बात है, पाकिस्तान वाह टीम है जिसको जितना कॉर्नर करेंगे उतनी वो लड़के और फिर एक शेर की तरह निकल के आएगी, और ये दुनिया की मोस्ट अनप्रडिक्टेबल टीम है, ये दुनिया के सारे क्रिकेट के पंडित मानते हैं, तो ये साबित करेगी कल कि ये वाकई अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है जी, ले जी, ज़हीर साहब की उम्मीदें जो हैं वो बरकरार हैं, हमारी दुआएं और हमारी उम्मीदें भी हमारी टीम के साथ बरकरार हैं। कल का वेट करते हैं, मिलते हैं कल के कोई चमत्कार के बाद और देखते हैं फिर कि कल क्या होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।